न्यूज़ अगर फैल रही है तो वो सिर्फ झोपड़पट्टियाँ दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी यहाँ खून पसीने की जो बिल्डिंगें बनी है ये क्यों नहीं दिखाई जा रही? लोगों को पता लगना चाहिए कि वो सिर्फ झोपड़पट्टियाँ नहीं, हमारे माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई ये सब उजाड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से 1 इंच नहीं हिलेंगे, अपने घर ही नहीं, मैं अपने स्कूल को भी कुछ नहीं होने दूंगी। ये रेलवे की ही जगह थी, रेलवे अब तक सो रही थी, क्यों नहीं जागी थी अब तक? और अब जागी है तो ऐसे जागी है कि विनाश करने पे लगी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी रोड पे खड़ी होगी, अगर अपने बोर्ड के एग्जाम हमारे सर पे रखे, हम कैसे पढ़ाई करें? यहाँ खड़े हो या हम अपनी पढ़ाई करें? किसी औरतें खड़ी हुई है उसी तरह से हम भी अटल रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भले से लॉकडाउन लग जाए, चप्पल छोड़ के जाएंगे, लेकिन यही रहेंगे। कई चैनल ये दिखा रहे हैं, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम जिहाद कह रहे हैं हमें। अरे हमारे घर वाले, हमारे आदमी अपने घरों के कारोबार छोड़ के सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम खड़े हैं और हमें जिहाद किया जा रही है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जिहाद किया जा रही है। फिर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी? बेटी आज रोड पे खड़ी है। तो अगर ये रेलवे की जमीन थी तो यहाँ सरकारी स्कूल नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ सरकारी बैंक की नहीं आनी चाहिए थी, ना ही यहाँ पर लाइट के बिल देने चाहिए थे, ना ही यहाँ पानी के बिल देने चाहिए थे। अगर आपको नहीं हाउस टैक्स लेने चाहिए थे, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। आज आपका आकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बताइए, अगर हम लोग रेलवे की ज़मीन पर है तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया? यहाँ हमें इतनी हिम्मत क्यों दी गई? हमारे लाइट के बिल क्यों लिए गए? मतलब अब तक हमारा सारा पैसा जितना भी जा रहा है, अगर सरकार भी खड़ी है वो भी हमसे खड़ी है। जब तक हम नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात जो इसने कही वाजिब है, और हम सिर्फ घर के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारा शिक्षा मंदिर है। और इस जैसे न जाने कितने यहाँ पे देखिए आप कितनी पब्लिक है, क्यों है? अपने हक के नहीं है। सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? अगर इनमें पढ़ाना ही नहीं था, हमें बनाई क्यों? इतनी इमारतें रखी क्यों आपने? रखते नहीं आप। किसी क्या मतलब सौतेला क्यों व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? हमने ऐसा क्या किया है? और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम इतनी ढेर सारे लोगों को उजाड़कर क्या कर लोगे यहाँ पर? कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाने दिए गए? हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों लिए गए? बिजली का बिल क्यों लिया गया? नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज है, इलाका है बनभूलपुरा। इस तरफ मकानों की कतार है और ये जो मकान है 2 मंजिला 1 मंजिला, कोई 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, कोई 75 साल पुराना, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ मकान 90-100 साल पुराने भी हैं। और मैं इस वक्त हूँ नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी इलाके में, और यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। उस फैसले के मुताबिक ये सारी ज़मीनें, ये पूरा इलाका रेलवे का है और इस इलाके पर मकान बने हैं, अतिक्रमण है, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस इलाके में सरकारी बुलडोजर चल रहा है। और अगर उस फैसले पर अमल हुआ तो जहां मैं हूं यहाँ न कोई मकान होगा, न पीछे ये सरकारी स्कूल होगा, न इसके पीछे सरकारी अस्पताल है वो होगा, न यहाँ मस्जिद होगी, न मंदिर होगा, और न वो 4365 मकान होंगे। तो कई दिनों से सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें, वो वीडियो वायरल हैं जिसमें यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वो बस्ती जो 40, 50, 60 साल पहले बसी, जिस बस्ती को लेकर अचानक कहा गया अतिक्रमण है, उस बस्ती में उनकी फ्री होल्ड ज़मीनें हैं, मकान है, पट्टा है, उनके नाम से नगर निगम का हाउस टैक्स कट रहा है, जलकर है, और ये सब 30-35 सालों से सब कुछ टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद अचानक ये फैसला आया तो उस फैसले की बुनियाद पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं सवालों के साथ प्रदर्शन है, विरोध है, नाराज़गी है, रुआंसे लोग भी हैं और भावुकता में कुछ अपीलें भी। तो मैं यहाँ आया हूँ, जो मेरे आसपास लोग देख रहे हैं, सबके हाथ में कुछ कागज़ है। बीते कुछ दिनों से, कुछ सालों से बात आती है कागज़ की, कागज़ दिखाओ। तो यहाँ लोग कागज़ दिखाने आए। सबके हाथ में वो कागज़ है जो उनके मकानों के कागज़ हैं, वो कागज़ हैं जो सरकारी महकमों की तरफ से उन्हें मिले हैं, जिससे पता चलता है ये मकान, ये बस्ती, उसमें वो बाशिंदे कई दशकों से रह रहे हैं और रहने के लिए अधिकृत तौर पर जो सरकारी कागज़ होते हैं, चाहे वोटर ID कार्ड है, चाहे हाउस टैक्स है, चाहे पट्टा है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट की तरफ से फैसले के बाद अखबारों में विज्ञापन देकर ये बता दिया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपको वक्त दिया जाता है। अगर 7 जनवरी तक आप इलाका खाली नहीं करेंगे तो खाली कराया जाएगा, यही कहा गया। तो मैं हूँ आज 3 जनवरी को यहाँ, 4 दिन वो मियाद बाकी है। तो जरा समझेंगे हाईकोर्ट के फैसले की बुनियाद, रेलवे का दावा, और इन सब के बीच इन सब के पास जो कागज़ है वो कागज़ क्या है। और अगर वो कागज़ है तो, और अगर ये मकान के मालिक हैं, अगर ये सरकारी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अचानक ये नौबत क्यों आई?
तो सबसे पहले कागज़ से ही बात करते हैं, जैसे कि ये क्या है ज़रा बताइए। सर ये मेरी फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है। मैंने 2009 में अपने पेपर को फ्री होल्ड करने के लिए ये जो है सरकार को आवेदन किया था। उस आवेदन का मुझे स्वीकृत होने के बाद 2015 में ये हल्द्वानी तहसीलदार इन्होंने मुझे जेएम के आदेश पर ये रजिस्ट्री कराई है फ्री होल्ड की। फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है बाकायदा? जी हाँ, और ये मेरा खतौनी में नाम दर्ज करके सरकार ने दिया है, जिसमें बाकायदा ये सब लिखा है माननीय राज्यपाल के आदेश के अनुसार ये शासनादेश। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब का ये कागज़ है और ये फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है ये? जी हाँ। हाँ, रजिस्ट्री है। सर 2009 में सरकार ने एक नजूल नीति बनाई थी कि यहाँ जितने लोगों को पट्टे दिए गए हैं, चूंकि वो 90-90 साल के पट्टे थे, वो पट्टे रिन्यूअल ना करके सरकार ने एक नजूल नीति बनाई कि उन पट्टों को रिन्यूअल ना करके उनको फ्री होल्ड किया जाएगा। तो बाकायदा हम लोगों को उसमें 60% की छूट भी दी है सरकार ने कि सिलसिलेवार अगर आपके पास रजिस्ट्रियाँ हैं पट्टे से लेकर और आप तक, तो आपको सर्किल रेट में 60% की छूट भी दी जाएगी। आप उसको फ्री होल्ड कराइए, लीज रिन्यूअल नहीं होगी। तो ये फ्री होल्ड हो गया ना? जी हाँ, जी हाँ। तो नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किए जाने हेतु फ्री होल्ड के प्रमाण पत्र। नजूल भूमि मतलब सरकारी भूमि होती है जो नजूल नीति के तहत एक समय पे आपको फ्री होल्ड करके दिया गया। जी। तो ये एक इनके पास कागज, ऐसे कुछ और कागज देखते हैं, हाथ में लीजिए और फिर आपको समझाते हैं, मैं भी समझता हूँ। हाँ, आपके पास क्या है? जी ये हमारे पास है पट्टा। अच्छा, पट्टा है। ये 1940 में हमें पट्टा दिया गया। 1940 में? हाँ, लीज पर पट्टा दिया गया 90 साल का। हाँ, आपका मकान भी यहीं आसपास है? ये पीछे है ये मकान है। हाँ, ठीक। उसके क्या बाद नाम है आपका? सैयद सरफराज अली। अच्छा। और उसके बाद फिर सिलसिले वाइज हमारे पास रजिस्ट्री है। हाँ। और उसके बाद ये जो बताया भाई ने कि नजूल नीति आ गई, उसके तहत इनका तो फ्री होल्ड हो गया। हमने अप्लाई करके पैसा जमा कर दिया। अच्छा। बीच में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी फ्री होल्ड कराने पर, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो छूट मिल गई, तो फिर हमने अप्लाई किया, पैसा हमारा वहाँ जमा है। तो ये टूटने वाले में जो 7 जनवरी तक अगर जो मियाद है उसके बाद जो ज़मीनें मकान जो टूटेगा उसमें आपका? हाँ, हमें भी शामिल। अब आपके पास भी सर? हाँ। एक ये अथॉरिटी ने जो रेलवे को बनाकर नक्शा दिया है जिसके ऊपर रेलवे दावा कर रहा है और बाकी कोई प्रूफ नहीं है रेलवे के पास, उसी अथॉरिटी ने हमें ये बनाकर दिया है। ये देखिए ये देखिए मौके पर प्रश्नगत भूस्थल ग्राम हल्द्वानी खास के बंदोबस्ती नक्शे अनुसार खसरा नंबर 729 मध्य स्थित है। गवर्नमेंट ऑफिशियल का बनाया हुआ है और 729 पर रेलवे दावा ही नहीं करती कि हमारा है। उसके बावजूद हमें नोटिस दिया। उसको समझेंगे अभी। हमें हाई कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं मिला। हाई कोर्ट ने हमें 8 महीने पहले लिबर्टी दी कि आप रेलवे में जाके अपना पक्ष रखिए। हम रेलवे में अपना पक्ष रख रहे हैं और वहाँ पर हमारी 2-3 फरवरी लगी हुई है और इसी बीच हम सहित हाई कोर्ट ने फैसला 20 दिसंबर को फैसला हमें भी ले लिया उसमें शामिल। सर ये हमारे पास ये कस्टोडियन की प्रॉपर्टी ऑक्शन में ली है 1956 में भारत सरकार से। अच्छा, सरकार ने ऑक्शन कर दिया। शत्रु संपत्ति वाला। अच्छा, 1956 में। अच्छा, 1956 में इन्होंने भारत सरकार से ऑक्शन मिली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, ऑफिस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफिसर बरेली, मैनेजिंग अफसर बरेली जी। तो ये आपने लिया ऑक्शन में जो यहाँ छोड़ के चले गए बंटवारे के बाद पाकिस्तान, तो जिसको शत्रु संपत्ति कहा जाता है। उसके बाद सर ये प्रॉपर्टी तो ये आपने ऑक्शन में लिया कितने में? उस समय लिया था 1700 रुपए में सर। ये लिया साल बता रहे हो 1956, 1/10/1956 में। तो इसकी रजिस्ट्री? हाँ सर, इसकी ये लक्ष्मण दास ने खरीदी थी प्रॉपर्टी। हाँ, लक्ष्मण दास ने ये प्रॉपर्टी हुकुम खान को बेची सर। अच्छा, तो ये बैनामा इसकी ये हमने नकल निकलवाई सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। अच्छा, ये लक्ष्मण दास का बैनामा है सर, हुकुम खान के जो पक्ष में किया था। आपने उनसे लिया? उनसे लिया। तो चलिए एक बार मोटे तौर पर समझते हैं। ये देखिए इसका कागज पत्र है जो बैनामा का भी है और ये लक्ष्मण दास का बैनामा भी जो हुकुम खान के पक्ष में किया था और हुकुम खान ने ये हमारे वालिद के पक्ष में किया था। आपका क्या नाम हुआ? रहमत खान नाम है सर। रहमत खान साहब, एक एक करके। हाँ ठीक है, समझ गया। आपके पास क्या पेपर है? और सर उसके बाद एक ये देखिए 1969 में नगर पालिका होता था तो उन्होंने हमारे नाम ये दाखिल कर म्यूटेशन चढ़ाया सर ये। और 1969 में ये बोर्ड ने हमारा नक्शा भी, हमारे मकान का नक्शा पास किया सर। इधर दिखाई कैमरे पे। ये नक्शा पास किया सर ये प्रस्ताव में सर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हल्द्वानी जी। हाँ, आपके पास क्या पेपर है? मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ सेल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन। अच्छा, देख रहे हैं? तो अभी शत्रु संपत्ति वाला आपका भी? जी। अच्छा, ये 1961 में परचेज किया मेरे फादर ने। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अतीक शाह। 1961 में, समझ लो इतने साल पहले हो गए, 60 साल से ज्यादा। लेकिन एक
बात मैं और बताऊंगा, उससे पहले 1950 से हम इसमें एज ए टेनेंट रह रह रहे थे, जिसका 10 साल का रेंट एरियर हमने पे करा। ट्रेजरी चालान मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको कहें तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं समझ गया, मैं मोटे तौर पर समझना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह के कागज हैं। बार बार बात होती है ना, कागज दिखाओ, तो सब ये कागज दिखा रहे हैं। अब शत्रु संपत्ति जो इन्होंने खरीदी, जो भारत सरकार से ऑक्शन में मिली 60 साल 65 साल पहले, उसके बाद जो फ्री होल्ड है, पट्टा है, वो सब है, और उसके बाद बुलडोजर चलने की तारीख मुकर्रर हो गई है 7 जनवरी के बाद। हाईकोर्ट का फैसला क्यों आया, कैसे आया? रेलवे का दावा पहले 29 एकड़ सही बोल रहा हूँ, उसके बाद 78 एकड़, वो कैसे? एक बार फिर से एक सरताज हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी समझेंगे। पिछले वीडियो में भी बात की थी और बाकी लोगों से भी। हाँ जी, अब आपके पास क्या पेपर है? ये पेपर है नगर निगम का। नगर निगम का है। 120 साल हो गए यहाँ में रहते हुए। 120 साल से रह रहे? यहाँ घर के नमाज दादा ने बनाई थी। अच्छा। हाँ, 3 पीढ़ी मर चुकी है, 4थी पीढ़ी का मैं मौजूद हूँ और 1 पीढ़ी और शुरू हो गई है। 120 साल से यहाँ रह रहे हैं? 120 साल से रह रहे हैं। हाँ। और नगर निगम के सारे कागजात मौजूद हैं। नगर निगम के कागजात हैं? क्या है ये कागजात? क्या है ये रजिस्ट्री निकलवाई होगी आपने? नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे क्या चीज़ का है ये, आप शायद बता नहीं पाओ। ये हाउस टैक्स वगैरह है इसमें? हाउस टैक्स वगैरह जब तक शुरू हुआ है, जब से देते चले आ रहे हैं बराबर। आपके पास? सर मेरे पास 1940 का पट्टा है, जो कि मेरे नाना के नाम था और अभी तक ये चला आ रहा है और इसको रिन्यूअल भी मैंने किया हुआ है। और इसके बाद भी जो नोटिस वगैरह वो मुझे देते थे कि आप पट्टा रिन्यूअल करा लो या हाउस टैक्स वगैरह, वो सब हम देते चले आए हैं। और अब अचानक से ही लीज ऑफ नजूल लैंड फॉर बिल्डिंग पर्पस 1940, ये 19 जून 1940 का सर पट्टा है ये। 1940 का पट्टा है, मतलब 60 20 80 82 साल पहले का। 1942 तो आपका मकान इसी कतार इसी में? लाइन में ही आगे मेरा मकान है। तो ये जो खींची गई है लाइन, जहाँ से कहा जा रहा है रेलवे की जमीन है, वो इस तरफ है। भाई साहब आप वीडियो मत बनाना, पीछे वीडियो हम पहले से बना रहे हैं। ये लाइन इधर है और इस तरफ कोई उस तरह की बात नहीं है। हाँ, आपके पास क्या पेपर है? लीज ऑफ नजूल लैंड है बिल्डिंग पर्पस। सर का? ये मेरे 1940 का सर। 40 का? 40 और पहले? जी, मेरे परदादी के नाम पे दिया गया था। आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले, मतलब 82 साल ब्रिटिश पहले गवर्नमेंट के टाइम पर। जी, अच्छा। इसके बाद तो तब से आपका घर है? कहाँ पे घर है आपका? ये सामने है, ये सामने वाला है। अच्छा जी। और ये अभी ये मेरे पास हाउस टैक्स की रसीद है 1948 की, उससे पहले की मेरे पास की। ये 1958 की हाउस टैक्स की रसीद है। ये 1958 की रसीद है इनके पास? ये 1948 की है। 1948 की रसीद है? जी। इससे पुरानी जो है वो थोड़ी सी गल गई हैं। हाँ जी। ये म्यूनिसिपैलिटी लिखा हुआ है, सरकारी कागज है ये। तो तब से रह रहे हैं 80 साल 82 साल से लोग, 82 और 82 ईयर्स इनके हो गए। और ये क्या बताया, फ्री होल्ड है ना? और सर ये ब्लूप्रिंट भी है हमारे पास। हाँ। ये नगर निगम द्वारा जो नक्शा है, ये ब्लूप्रिंट है हमारे पास। हाँ। तो ये कब से है? ये सर वही 40 का ही है सर। जो 40 में नक्शा दिया था, हाँ। वो है ये नक्शा। अच्छा। नगर पालिका ने दिया 1947 का। 47 में दिया, 1947। तो आप लोग उसी समय आए, आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर? जब बंटवारा हुआ है उस टाइम हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ से नहीं गए, वो लोग यहीं रहे। तो आपका मकान तभी से यहाँ है? तो नजूल की जमीन थी और उसमें बनाया आप लोग? हल्द्वानी 70% नजूल पर है। और सबसे पहले का 1947 का इतिहास ये है कि सबसे पहले पूरी हल्द्वानी के अंदर कहीं इतने मकान नहीं थे। लाइन नंबर 17 में 735 मकान है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल पे आप निकाल के देख लीजिए, गूगल बताएगा। ये 735 मकान है लाइन नंबर 17 में, और जहाँ पे ये सब नजूल में है। अभी एक चीज़ और मैं सर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो माननीय हमारे सांसद जी हैं, ये देखिए वन विभाग की भूमि जिन लोगों ने घेर रखी है बिंदु खत्ता में, डामाडोंगा जो अभी 10-12 साल से बसा है, उसको तो फ्री होल्ड करने की मांग की जा रही है। हम लोग जो यहाँ से 100-150 सालों से रह रहे हैं, हम लोगों के लिए मांग नहीं की जा रही है, हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है सर। अब ये कागज की बात है क्या? सर मैं एक एस्पेक्ट से आपको और आगाह करा दूं। इतने पेपर आपने वैलिड पेपर देखे होंगे, ये गवर्नमेंटल। इसके समर्थन में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये देखिए आप। क्या करें बता रहा हूँ, एक सेकंड। ये 2017 में एक एफिडेविट दिया गया हाई कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ
स्टेट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी, देख रहे हैं? इसका फोटो ले लीजिए। हाँ। तो ये जितने भी हम पेपर साथ में लिए खड़े ना, इनके समर्थन में इसका स्टेटमेंट देखिए आप। ये क्या बताना चाह रही है स्टेट गवर्नमेंट? या बता दो आपको पता है वो ना ये भी लेंगे ना आप, तभी कंफर्म हो पाएंगे। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब कागज हाईकोर्ट में क्यों नहीं इस पर दलील हुई है बहस? ऐसा ना हमारे हमारे काउंसिल जो है लैंड काउंसिल्स, वो अपना पक्ष सही से नहीं रख पाए वहाँ। ओके, एक आज नजदीक आ जाइए, ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी का के बारे में क्या कर रही है, और ये और नीचे प्रॉपर्टी जो हम पेपर लिए खड़े हैं उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, ये एफिडेविट। बता तो दीजिए क्या है, क्योंकि इतना देख के नहीं समझ में। स्टेट गवर्नमेंट का एफिडेविट है ये। इस जितनी जमीन के कागज हम लिए खड़े हैं ये लोग, कि ये जो है वैलिड है, हम लोग मतलब स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में रह रहे हैं हम। ठीक, मेरा कहने का ये दिखाने का यही मतलब है, ये हाई कोर्ट को उसने स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब एफिडेविट दिया है। ये हमारी ये जमीन हमारी है, ये राज्य सरकार की है, जो अभी रेलवे की तरफ से आ गया कि रेलवे की रेलवे की है जी, जबकि रेलवे के बाद इसका कोई गजट नहीं है। कोई पेपर रेलवे ने अभी तक कोर्ट में नहीं दिखाया है। ये एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, हम लोगों को सुना नहीं गया सर। अब जरा एक मिनट जरा 2-3 महिलाएं हैं, उसके बाद आपके पास तो आपके पास भी कोई पेपर है? ये क्या है? हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स है। ये कब से दे रहे हो हाउस टैक्स? ये 93 का है, इससे भी पुराने कागज। 93 का हाउस टैक्स है। अनवार हुसैन आपके कौन हुए? जी मेरे दादा के भी दादा हैं। ओके, ये अब यही समझना ज़रूरी है कि अगर 40-45 साल 35 साल से कोई हाउस टैक्स दे रहा है, उसके पट्टे और कागज 60 साल 70 साल से है, तो फिर अचानक ये इतने सालों बाद इस तरह से फैसला आना और फैसले के बाद ये माहौल बनना कि अब यहाँ बुलडोजर चलेगा, उसकी वजह बुनियाद भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये रेलवे ने पहले कभी उस तरह से नहीं कहा कि 78 एकड़ उसकी ज़मीन है। 29 एकड़ की बात थी, लेकिन अब 78 एकड़, और वो ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी, जो नजूल की ज़मीन थी, जिसके नजूल पॉलिसी के तहत बहुत सारे लोगों को फ्री होल्ड किया गया। फ्री होल्ड किया गया, और उसके बाद हाउस टैक्स से लेकर, और फिर बार बार रिपीट करूंगा कि ये सरकारी स्कूल है, इतनी बड़ी इमारत यहाँ खड़ी की गई है। अगर रेलवे की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट है, तो ये इमारत भी यहाँ नहीं बननी चाहिए थी। 5-6 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, इंटर कॉलेज हैं, छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, और मंदिर मस्जिद तो है ही। दूसरी बात कि लगभग 90% मुस्लिम हैं, 10% हिंदू हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती है जो नफरत आपको बाकी जगह दिखती है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो शाहीन बाग बना रहे हैं। ये ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। जब किसी के माथे से, किसी के सिर के ऊपर से छत छिनेगा, जो छत 70-80 साल उसके बाप दादा ने छत बनाई थी, और उसकी बुनियाद में उनके पास इतने कागज हैं उसकी वजह की, तो विरोध उनका वाजिब है। अब देखना है कि होगा क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तारीख मुकर्रर हुई 5 तारीख। आपके पास भी कागज है? ये कब से है सर? ये 1940 के। 1940? जी, देखिए इनके पास 1940 म्युनिसिपैलिटी का कागज है। और हमारी 7 पीढ़ियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। 7वीं पीढ़ी हमारी है ये अब, तो हमारे बुजुर्गों से ये चली आ रही है। यानी कहना चाहिए कि 100 साल पुराने हमारे, मतलब आज़ादी से पहले का हो गया। 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले के 1940 के। कहाँ पे घर है आपका? ये सर होने वाला। अच्छा जी, ये देखिए, ये ब्लूप्रिंट है। मतलब सारे प्रूफ हमारे पास है, लेकिन हम हाई कोर्ट में हमारी जो है सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसको पूरी तरीके से रखा नहीं गया। हमें रेलवे के पास वहाँ भगा दिया गया, बरेली, कि वहाँ जाइए। वहाँ इतनी पब्लिक क्यों जाएगी, कैसे जाएगी बताइए आप? वहाँ पर भेज दिया गया, वहाँ से यहाँ, मतलब इधर उधर भगाने में हम लोगों को रखा गया, और हाई कोर्ट के सामने पूरी बात नहीं रखी गई। वरना ऐसा नहीं था कि सरकार जो है वो अनदेखा करती हमें, लेकिन हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, और यहाँ सब चैन से रहते हैं, मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सब। क्योंकि यहाँ मस्जिदें, मदरसे, ख्वानगाहें, सारी ही चीज़, शिक्षा के स्थान आप देख रहे हैं। यानी गवर्नमेंट यहाँ पर कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, बैंक हैं यहाँ पर, ये सब क्यों अलर्ट किए गए? अगर ये रेलवे की ही जगह थी, रेलवे अब तक सो रही थी? क्यों नहीं जागी थी अब तक? और अब जागी है तो ऐसे जागी है कि विनाश करने पे लगी है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे यकीन है, और इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। आप लोगों के पास भी कोई पेपर? आप सब लोग यहीं रहते हो? हाँ बेटा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है।
जो कि 150 साल पुराना रिकॉर्ड मांगता है। 150 साल पुराना रिकॉर्ड है। जब मैं यहाँ की मतलब हूँ नागरिक, तभी तो मेरे पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्थायी निवास है। प्रमाण पत्र है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सबा खान है। सबा खान। तो ऐसे कागज सबके पास है अभी, उसके बाद समझेंगे कितने कागज। जब हम 100 साल 150 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा था, मेरे पास 150 साल पुराना है, तभी तो मुझे कहा कि मैं भारत की नागरिक हूँ, और आज ये हमसे कह रहे हैं कि हम चले जाएं, तो हम कहाँ जाएंगे? 150 साल पुराना रिकॉर्ड समझा नहीं, ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली स्थायी निवास प्रमाण पत्र में तो खैर उतना रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र अभी ये बच्चे के पास होगा भी। जाति प्रमाण पत्र के लिए तकरीबन 40 साल पुराना प्रमाण पत्र चाहिए होता है। वो हाउस टैक्स और तमाम जो ज़मीनों के दस्तावेज होते हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर सरकार इनको अलॉट करती है। हाँ चलिए, और किसी के पास कोई कागज है तो आप सब लोग विरोध कर रहे हो? जो ये 5-6 दिन से वीडियो देख रहा हूँ, 4-5 इसी बालिका इंटर कॉलेज की ये लड़कियां हैं, हमारी ये यहीं पर पढ़ती हैं, और अब इनकी पढ़ाई का क्या होगा? जरा आपसे बात करूंगा 2 अब मिनट। इनकी आप बच्चे पढ़ाई आप का आ क्या गए। होगा? क्योंकि पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पेपर सर पे हैं। मतलब पहले भी देखा गया था कि कोविड के चक्कर में पढ़ाई लागू हुई, फिर एनआरसी के चक्कर में, अब ये देखिए अब रेलवे ने जो मुद्दा उठाया, इस चक्कर में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हमारी शिक्षा का जो है वो हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम सर पर है, क्या करें? प्री बोर्ड हमारे बिल्कुल सर पे रख के हमारा क्या होगा फरवरी में? बच्चों का तो पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। पूरा भविष्य खराब है। और फिर लोग यहाँ पर बेटी बचाओ घर के लिए नहीं खड़े हैं। फिर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी? बेटी आज रोड पे खड़ी है, बेटी आज रोड पे खड़ी है, तो बेटी कहाँ जाएगी? और हम सिर्फ घर के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारा शिक्षा मंदिर है। और इस जैसे न जाने कितने प्राइमरी स्कूल भी हैं, और हम तो इतने अब तो एबल हो चुके हैं अभी कि हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको तो कुछ नहीं पता। उनको तो सिर्फ स्टार्टअप ही है अभी, तो उनका क्या होगा? डम्बुआ डूंगा साइड और ये नैनीताल की जितनी भी क्या कहते हैं, जितनी भी ज़मीन है, उन सबको मालिकाना हक दिया है। तो हमसे ऐसी क्या मतलब सौतेला क्यों व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? हमने ऐसा क्या किया है? और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम इतनी ढेर सारी लोगों को उजाड़ कर क्या कर लोगे? यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो अभी? हाँ जी, मेरा अभी 12th हुआ है यहाँ से, इसी स्कूल से हुआ है। ये क्या नाम है आपका? रिमशा पठान। रिमशा पठान। ये बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती है, राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज। और ये स्कूल भी अगर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल किया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, तो बुलडोजर यहाँ चलेगा, उसमें ये इमारत भी ढहेगी, जो सरकारी इमारत है उसी का जिक्र ये बच्ची कर रही है। और यहाँ जितने ये चूँकि लड़कियों का कॉलेज है, इसलिए जितनी लड़कियाँ हैं सब यहीं पढ़ती हैं। एक मैं बॉयज़ इंटर कॉलेज में भी गया, तो इस बस्ती के लड़के लड़कियाँ जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में पढ़े इंटर कॉलेज में, वो सब भी बुलडोजर का शिकार हो सकता है। वही बात ये कर रही हैं। सर 1900 मेरा घर यहीं पीछे गली में है। 1990-95 में रेलवे ने अपनी हद लेके वहाँ दीवार पूरी कंप्लीट कर दी है। कभी वो 80 कह रहा है, कभी 79 कह रहा है, कभी 29 कह रहा है, कभी 30 कह रहा है। उनको खुद नहीं पता है कि उनका एकड़ कितना है। और 1990-95 में वो अपनी वहाँ पे पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इतने टाइम बाद क्यों निकल के आ रहे हैं? अब क्यों जागे हैं वो लोग? अब उनका जागना बिल्कुल है। तो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाने दिए गए? हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों लिए गए? बिजली का बिल्स क्यों लिया गया? हमारी एजुकेशन, हम लोग यहाँ से एजुकेशन कर रहे थे। हम लोगों के अगर घर ही नहीं रहेंगे तो हम लोग एजुकेशन कैसे करेंगे? हमारे माँ बाप, बच्चे सब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों की तो एजुकेशन ख़राब हो जाएगी, पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। हम लोग सरकार से इतना ही चाहते हैं कि हमें हमारा मालिकाना हक दिया जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। टीवी एंड न्यूज़ में हमेशा जितना भी अभी तक वो न्यूज़ अगर फैल रही है, तो वो सिर्फ झोपड़पट्टियाँ दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी यहाँ खून पसीने की जो बिल्डिंगें बनी है, ये क्यों नहीं दिखाई जा रही? लोगों को पता लगना चाहिए कि वो सिर्फ झोपड़पट्टियाँ नहीं, हमारे माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई, ये सब उजाड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से 1 इंच नहीं हिलेंगे। अपने घर ही नहीं, मैं अपने स्कूल का भी कुछ नहीं होने दूंगी। इतनी मेहनत से हम लोग, मेरे पापा ने इतना 5 हम बहनें हैं, हम सबको बड़ा किया, खून पसीने की कमाई। एक ड्राइवर है मेरे पापा, खून पसीने की कमाई से यहाँ पढ़ाया है हम लोगों को। घर मेरा इतना छोटा था, उसको 2-3 मंजिला बना दिया है। मैं कैसे उसको जाने दूँ? मेरा तो छोटा भाई है। अब मेरे पापा भी 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। पूरा घर अकेले मैं चलाती हूँ, तो मैं कैसे, अब मैं अपना घर संभालूँ, अपनी बहनों की शादियों को देखूँ, या फिर अब मैं घर ढूंढना शुरू करूँ अपना जगह जगह? मेरे कितने सारे, अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर बैठी हूँ मैं। पूरा 1 हफ्ता हो गया मैंने अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठ रही हूँ। मेरे घर क्या क्या लोग सब जने खाएंगे और कैसे मेरी बहनों की शादी होगी? मतलब कैसा होगा? कुछ यहाँ पर कुछ अंदाज़ा ही नहीं है किसी को।
आपका बेटा घर कब से है? हमारे मेरे दादा परदादा सब यहीं के हैं, सब यहीं से रहकर गए। और मैंने तो जब से पैदा हुई हूँ मैंने कहीं और मेरे ननियाल ददियाल किसी और शहर का नहीं बल्कि सब हल्द्वानी से ही है। मेरा पूरा खानदान इसमें आता है, मेरा पूरा खानदान उजड़ जाएगा। पूरा खानदान हल्द्वानी से है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। मैंने कुछ और देखा ही नहीं है हल्द्वानी के सिवा। और यहाँ ऐसा भी नहीं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग होकर रहे हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद सब हम लोग एक। कभी तो हल्द्वानी में दंगे फसाद ही नहीं होते इस चीज़ को लेके कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब ऐसा सब कुछ माहौल बना रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। और शाहीन बाग में भी जो हुआ है उसके लिए जितनी भी औरतें खड़ी हुई हैं उसी तरह से हम भी अटल रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, भले से लॉकडाउन लग जाए, चप्पल छोड़ के जाएंगे, लेकिन यही रहेंगे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि देखिए अभी कई चैनल ये दिखा रहे हैं, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम जिहाद कह रहे हैं हमें। अरे हमारे घर वाले हमारे आदमी अपने घरों के कारोबार छोड़ के सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम खड़े हैं और हमें जिहाद किया जा रहा है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जिहाद किया जा रहा है। हक की लड़ाई क्या बताइए आपके जिहाद है, लेकिन इसको सही और सही तरीके से दिखाना चाहिए क्योंकि चैनल सही तरीके से नहीं दिखा रहे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि हमारी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया जाए और सही मायनों में हक का फैसला किया जाए। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है। हमारा यहाँ पे विकास तो हुआ, अगर हमारे स्कूल टूट जाएंगे विकास कैसे होगा? हम पढ़ेंगे कैसे? हॉस्पिटल हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, बच्चे हैं छोटे से, विकास होगा कैसे? सर आप इतना बताइए। अगर हम आपका घर तोड़ेंगे तो आप कोई तोड़ने देगा हमें? और यहाँ तो हमारे स्कूल तोड़ने की बात करिए, मंदिर बोलते हैं ना स्कूलों को, मंदिर क्या होता है? शिक्षा मंदिर। अगर हमारा शिक्षा मंदिर ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमारा विकास कैसे होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी रोड पे खड़ी होगी, अगर अपने बोर्ड के एग्जाम हमारे सर पे रखे, हम कैसे पढ़ाई करें? यहाँ खड़े हो या हम अपनी पढ़ाई करें? किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि हम अपनी पढ़ाई करें और यहाँ खड़े हो प्रोटेस्ट करें। हमारे बूढ़े माँ बाप दादा सब लोग यहीं पे आ गए, यहाँ पे डेथ हो गई कितनी सारी। क्या लोग बीमार पड़े, कितनी डायलिसिस है, कितनी लोग पैरालाइज में घूम रहे हैं। और कितने हमारे वहाँ तो इद्दत में बैठे हैं, कितने लोग इद्दत में। हमारे वहाँ प्रॉपरली पर्दा होता है, कोई किसी आदमी को नहीं देख सकता, औरत तक अलाउ नहीं होती है। उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? और जिनकी डायलिसिस हो रही है उनकी तो बस रहम करे अल्लाह। बस मैं गुस्सा समझ सकता हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। सबसे पहली बात तो अगर ये रेलवे की ज़मीन आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। सबसे पहली बात तो अगर ये रेलवे की ज़मीन थी तो यहाँ सरकारी स्कूल नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ सरकारी बैंक ही नहीं आनी चाहिए थी, ना ही यहाँ पर लाइट के बिल देने चाहिए थे, ना ही यहाँ पानी के बिल देने चाहिए थे। अगर आपको नहीं हाउस टैक्स लेने चाहिए थे, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। आज आपका आकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बताइए अगर हम लोग रेलवे की ज़मीन पर है तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया? यहाँ हमें इतनी हिम्मत क्यों दी गई? हमारे लाइट के बिल क्यों लिए गए? मतलब अब तक हमारा सारा पैसा जितना भी जा रहा है, अगर सरकार भी खड़ी है वो भी हमसे खड़ी है। जब तक हम नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात जो इसमें कही वाजिब है कि इसके तकनीकी पहलू पर अभी लोग बताएंगे। कुछ लोगों ने बताया भी है कि रेलवे की ज़मीन पहले 28 एकड़ की 38 एकड़ 28 एकड़ 29 एकड़ की बात, फिर उसके बाद 78 एकड़ की बात, और वो नजूल है कि रेलवे की है, उसके बीच हाईकोर्ट का फैसला। लेकिन इस बच्ची ने जो कहा कि अगर ये ज़मीन रेलवे की है और अतिक्रमण ही था तो ये 60-70 साल बाद ऐसी स्थिति क्यों आई? और अगर ये अतिक्रमण था तो ऐसे ये बालिका इंटर कॉलेज कैसे बना? यहाँ ऐसी इमारतें, यहाँ सरकारी इमारतें हैं, अस्पताल से लेकर स्कूल तक। वो ये बच्ची कर रही है। सरकार का भी तो लॉस है ना। सरकार ने अपने सरकारी स्कूल बनवाए, उसके ही तो पैसे लगे, हमारे पैसे। सरकार का कितना लॉस होगा अगर 3-4 स्कूल सरकारी टूटेंगे? उनका भी तो लॉस है। सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, क्या चीज़ है? बैंक है, सरकारी बैंक है, बहुत नगर निगम का टैक्स लेते हैं, बैंकिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। अगर ये सब टूट जाएगा तो उनका भी तो लॉस है और हम लोगों का भी लॉस है। हम लोग सरकार से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। हम ये नहीं चाहते, हम लोगों को ये प्रूफ किया जा रहा है कि हम लोग जिहाद कर रहे हैं। हम लोग कोई जिहाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारा हक है हमें वो दिया जाए। हम लोग गवर्नमेंट को गलत नहीं कह रहे हैं। हमें पूरा ट्रस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े। आज बेपर्दा है तो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि हमें इंसाफ है। अगर हमारे सर पे छत ही नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम अपने आगे की एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे? हम अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? अब आप जरा सरताज आप फिर से समझाओ। तो ये जर्नलिस्ट हैं, सरताज नाम है इनका, और ये अपना सोशल मीडिया पर यूट्यूब और फेसबुक पेज है, और यहाँ अखबार भी है, बारीकी से सब चीज़ को समझते हैं। तो आप ज़रा ये बताओ, जैसे अब ये तो लोग मान रहे हैं कि हाँ नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन उसमें फ्री होल्ड भी है, एक मिनट थोड़ा पीछे रहेगा, फ्री होल्ड भी है, पट्टा भी है, नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स भी है, वाटर टैक्स भी है, सब कुछ है। तो फिर ये पेचीदगी हुई क्यों? ज़रा फिर से मैं बार बार चाहता हूँ लोग समझें पूरी बात। एक्चुअली पेचीदगी का मामला ये है कि यहाँ को लोगों को जो कानूनी मौका होता है वो मिला ही नहीं, और जब मौके मिलने का मामला आया तो बार बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। जैसे
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया सन 2016 के एक मामले में। इसको अगर आप चाहें तो मैं शुरू से बता सकता हूँ। यहाँ पर गोला नदी है, गोला नदी पर बना हुआ एक पुल है, वो पुल गिर गया था। उसको लेकर के गोलापार एक निवासी हैं रविशंकर जोशी, वो एक जनहित याचिका लेकर जाते हैं कि गोला पुल में करप्शन हुआ है और जो अवैध खनन है और जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर के वो गिर गया है, लोगों का पैसा ख़राब हो गया। तो हाई कोर्ट ने एक कमीशन वकीलों का भेजा निरीक्षण करने के लिए कि देख के आइए वहाँ क्या हो रहा है। वकीलों ने जाकर रिपोर्ट दी हाई कोर्ट में और जाकर के कहा कि ये जो पुल है इसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वही खनन करते हैं और वो रेलवे के अतिक्रमणकारी हैं। ये सबसे पहले बात सन 2016 का जो डिसीजन हुआ है ये उसमें आई, सबसे पहले बात। उससे पहले कभी इस तरह की बात नहीं आई। हाई कोर्ट रेलवे को बुलाता है, रेलवे से पूछता है ये ज़मीन आपकी है? हाँ साहब हमारी है। और वहाँ से 10 हफ्ते में इन सभी लोगों को 29 एकड़ का एफिडेविट उस समय अतिक्रमण का दिया था रेलवे ने। 29 एकड़ दिया, 29 एकड़ का एफिडेविट के साथ कोर्ट में कहा था कि ये ज़मीन पर अतिक्रमण है हमारा। और ये भी कहा था कि 10 एकड़ हमने सन 2007 का उसमें हवाला था कि खाली करा लिए। 10 हफ्ते का 9 नवंबर 2016 को एक ऑर्डर होता है इन सबको हटाने का और बाकायदा फोर्स के साथ हटाने का। जो हालात इस समय सन 2016 में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन उस समय जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी और यहाँ की एमएलए, लेकिन जो 16 में हालात थे वो यहाँ तक ये सारी स्थिति तो नहीं थी उस समय। नहीं, मैं 29 एकड़ का था या पूरा था? नहीं, मैं आपको वही बताता हूँ। हलफनामा 29 एकड़ का था और जो डिमार्क करके रेलवे ने प्रशासन के साथ जो खंबे लगाए वो 78 एकड़ में लगा दिए। ये यहाँ पर आता है मामला। अब इसको 78 एकड़ प्रूफ कैसे किया मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये कर दिया और करने के बाद जो उत्तराखंड सरकार थी और जो यहाँ के कई जो यहाँ के राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। जो भी आप दस्तावेज देख रहे थे इन्हीं दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की न्यायपालिका को ऑर्डर दिया कि पीड़ित और प्रभावित पक्ष को सुना जाए। वो ऑर्डर लेकर यहाँ आ गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया रेलवे अदालत को और रेलवे अदालत में जो सुनवाई हुई तो वो उस इलाके की सुनवाई हुई कि जिस इलाके पर खंबे लगा दिए गए थे, जिस इलाके पर एक डिमार्क कर दिया गया था कि यहाँ से रेलवे की ज़मीन है। अब उन सारे लोगों को जब नोटिस हुए तो जाहिर सी बात है कि नोटिस का जवाब देने तो लोग रेलवे में जाएंगे ना। मुझे नोटिस आएगा तो मैं उसका जवाब देने जाऊँगा, अगर मैं जवाब देने नहीं जाऊँगा तो कार्रवाई एक तरफा हो जाएगी। सारे ही लोग धीरे धीरे इज्जत नगर जाने लगे। तो 4365 मतलब इज्जत नगर बरेली रेलवे की अदालत में जाने लगे। लोगों ने अपने एडवोकेट किए और जो ये आप दस्तावेज देख रहे हैं इन सबको वहाँ रखा। लेकिन वहाँ पर ना तो जिरह हुई, ना बहस हुई और ना ही तमाम कानूनी पेचीदगियों पर बातचीत हुई। उसके बाद धीरे धीरे उन सभी लोगों को एक्स पार्टी करके रेलवे ने खारिज करना शुरू कर दिया। इनके जो दावे थे वो रद्द हो गए। उसके बाद इंडियन कानून कहता है कि अगर सिविल अदालत में आप हारते हैं तो आप जिला अदालत जाते हैं, जिला अदालत हारते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर लोग हारे और 1175 लोग अभी तक जिला अदालत में खड़े हैं। क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको कानून भी उतना नहीं आता, लेकिन जिसके पास जैसी नॉलेज है धीरे धीरे वो जिला अदालत जा रहे हैं। अब जिला अदालत में ये सारे ही दस्तावेज रखे गए और वहाँ पर मामला धीरे धीरे न्यायालय रेलवे को बुला रहा है कि आपकी ज़मीनें तो आप साबित करिए। अब वहाँ जिरह पर मामला चल रहा है। लेकिन इसी बीच DRM इज्जत नगर बरेली रेलवे ने एक लेटर नैनीताल के DM को लिखा कि जो ये हमने मामले सुने थे ये सब एक्सपायरी हो गए हैं, ये ज़मीन हमें खाली करा के दी जाए। ठीक है। और 78 एकड़ का सवाल 2 बार आया। नंबर सन 2016 में जो खंबे लगा दिए गए वो 78 एकड़ में और रेलवे ने फैसला भी 78 एकड़ का दिया है। रेलवे 2 जगह अपनी अदालत में भी झूठा फैसला करता है रेलवे और हाई कोर्ट में 29 एकड़ कहता है। तो हाई कोर्ट में अगर रेलवे कहता है 29 एकड़ जमीन है तो फिर 78 एकड़ वो देता है रेलवे अदालत। रेलवे अदालत अपना फैसला 78 एकड़ का देता है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन रेलवे ने क्रिएट किया, किसी और ने नहीं क्रिएट किया। अगर रेलवे ये कहेगा तो अगर सरकार की जमीन है, नजूल की जमीन है, ये उत्तराखंड सरकार की है जिस पर ये स्कूल बना है या हॉस्पिटल या बाकी चीजें बनी है सरकारी इमारतें, तो सरकार को खड़ा होना चाहिए ना कि रेलवे की जमीन नहीं है, इसमें हमारी जमीन है। एक बात मैं आपको और बता दूं, राज्य सरकार की मंशा यहाँ पर भी साफ नजर नहीं आती कि जहाँ पर 4365 में से आम लोग रेलवे अदालत में अपनी बात रखने के लिए गए। उत्तराखंड सरकार की एक भी, जैसे ये इंटर कॉलेज है, ये लोग नहीं गए वहाँ बात रखने के लिए। जो ट्यूबवेल बना है, जल संस्थान, ये लोग अपनी बात रखने के लिए नहीं गए। तो मंशा यहीं से साफ होती है कि आपने जो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले इमारत खड़ी की, उसको बचाने के लिए आप क्यों नहीं जा रहे अदालत के अंदर? यहीं से मंशा साफ होती है। आम लोग हैं वो अपने दस्तावेज दिखाते हैं। आपने ये मान के ये इमारतें बनाई कि सरकारी स्वामित्व की जमीन है, उसके अलावा रेलवे की नहीं है, मतलब सरकार की है। उसके अलावा सरकार जब कोई भी अपना 1 रुपया भी लगाती है जनता के टैक्स का तो उसको उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ली जाती है, मोहल्ला सभा होती है, वो सारी चीजें की गई हैं। तो मैं आ रहा था
तो जिला अदालत में लोग खड़े हैं। इसी बीच डीआरएम इज्जत नगर ने डीएम को लेटर लिखा कि ये सारे मामले एक्सपार्टी हो गए हैं और हमें फोर्स दीजिए, हमें इसको सबको हटाना है। उस लेटर की बुनियाद पर एक बार फिर जनहित याचिका लग जाती है हाई कोर्ट में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर चलते हुए लोग जिला अदालत पहुंच गए और इस बीच हाई कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हो गई। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और हाई कोर्ट ने अभी 20 दिसंबर को ही ऑर्डर दिया है। इसी बीच लोग सुप्रीम कोर्ट फिर चले गए थे कि साहब हमारे मामले जिला अदालत में चल रहे हैं और हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन प्रभावित लोगों की बात जो हमसे आगे कही जा रही है वो हाई कोर्ट में भी सुनी जाए, सेम उसी दिन ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब ऑर्डर जब रिजर्व हो गया तो कोई तारीख नहीं पड़ी जो इस बात को रखा जाता। तो ये सारे दस्तावेजों को लोग लेकर आज भी जिला अदालत में खड़े हैं। एक पेचीदगी न्यायालय के अंदर भी आ रही है। लोग धीरे धीरे जिला अदालत में खड़े हैं और उनको तारीखें मिल रही हैं। आज भी तारीखें मिली हैं, कल की तारीख लोगों के पास है, परसों की तारीख लोगों के पास है, आज की भी तारीख लोगों के पास है जिला अदालत में। और हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है। अब हाई कोर्ट से फैसला आता है 1 हफ्ते का, बहुत शॉर्ट नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट इस बीच बंद थी, फिर भी 21 तारीख को हल्द्वानी से जो 11 इंटरविन जो हाई कोर्ट में खड़े थे हस्तक्षेप याचिका लेकर के, उसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित देश प्लस और राजनेता हैं, जमीयत उलमा हिंद भी है, अब्दुल मलिक साहब हैं, अब्दुल मतीन सिद्दीकी हैं, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन है, ये सारे ही लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं लेकर के। 5 तारीख वहाँ से मिली है, 5 तारीख पे देखते हैं वहाँ से क्या होगा। लेकिन ये 7 दिन का जो शॉर्ट नोटिस है इसको लेकर के लोग परेशान हैं। अभी इसमें और ये जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं, आप इसको अगर मैं कैमरामैन से आपका रिक्वेस्ट करूंगा ये पीछे का इलाका दिखाएं। ये जो पीछे का इलाका है ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यही वजह है कि 110 साल के आसपास का जो लाल स्कूल प्राइमरी विद्यालय, राजकीय प्राइमरी विद्यालय जिसको कहा जाता है, मेरे वालिद साहब भी वहाँ से पढ़े हैं। 82 साल की उम्र में 10 दिसंबर सन 2016 को उनकी डेथ हुई है। तो यानी कि आज उनकी उम्र 88 साल की या 86 साल की उनकी उम्र होती है आज। तो 86 साल का एक व्यक्ति वहाँ से पढ़ा है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसी स्कूल से पढ़ करके हाई कोर्ट के जजेस भी यहाँ से पढ़े हैं, जो आज जजेस बने, हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट, मतलब तमाम जगहों पर। उसके साथ साथ ये जो इसका एक मतलब जो समझ में आ रहा है कि रेलवे अगर क्लेमेंट है कि हमारी जमीन है और हाई कोर्ट ने मान लिया, रेलवे ने कहा और उसके बाद खाली करने की बात, तो सरकार दरअसल इसमें ऐसा लग रहा है जैसे 2016 में हरीश रावत की तरफ से जैसे स्टैंड लिया गया कि हमारी जमीन है, वैसे सरकार ने स्टैंड नहीं लिया, ये माने नहीं। हरीश रावत गवर्नमेंट क्योंकि हल्द्वानी की विधायक डॉक्टर इंदिरा देश थी और वो अभिभावक भी होता है। एक विधायक या एक सांसद अपने इलाके का अभिभावक भी होता है। अगर कोई कानूनी दिक्कत आती है तो वो अदालत जाता है। वो लोग तो उस समय हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए। लेकिन अभी की जो राज्य सरकार है वो दोहरा रवैया रखती है, ना तो अदालत के अंदर इनका पक्ष रखती है और ना ही मलिन बस्ती का फायदा इनको देना चाहती है। मलिन बस्ती मामले में देहरादून की रिस्पना नदी के आसपास जो मलिन बस्तियां थीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर देहरादून की बस्तियों पर आया था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार अध्यादेश लेकर आती है और अध्यादेश लेकर के हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि आपके ऑर्डर से प्रोटेक्ट कर दिया, वो ऑर्डर लागू नहीं होता। और जब वो 3 साल के अंदर उनका पुनर्वास नहीं कर पाते हैं या उनको नियमित नहीं कर पाते हैं, फिर उनको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। समझ गया कि सरकार ये चाहती तो अध्यादेश लाके या रेगुलराइज करने का कुछ करती, जैसे बहुत जगह सरकारें करती है। लेकिन यहाँ तो पेचीदगी सरकार वर्सेस रेलवे भी तो है। बिल्कुल कि सरकार की मंशा, सरकार की मंशा यहाँ पर बिल्कुल साफ नहीं है। आगे बढ़ गई कि रेलवे की जमीन हाई कोर्ट ने मान ली और रेलवे ने भी मान ली अब हाई कोर्ट में, तो अब सरकार तो इससे बाहर हो गई। रेलवे वर्सेस आप लोग हैं, नहीं सरकार की हुई ना, सब कैसे सरकार कहेगी क्या? नहीं, रेलवे के पास कोई गजट भी ना, कोर्ट में गजट दिया गया है ना, रेलवे के पास कोई गजट है इस प्रॉपर्टी का, इस लैंड का सर, ना उसमें कोई माप दे रखी है। पूरे 176 पन्नों के फैसले में कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है कि कितनी जमीन है और क्या है सरकार की मंशा। और हम 9 लोग सर, अभी जो 4365 लोग थे उनमें 4356 लोगों की बेदखली हो चुकी है। हम 9 लोग आज भी रेलवे में 2 फरवरी मुझे डेट मिली है, वहाँ भी सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार की जो मंशा है वो इससे भी देखी जा सकती है कि 20 दिसंबर 2022 को ऑर्डर सुबह तकरीबन 11 बजे जज साहब आके कहे जाते हैं और वो वेबसाइट पर अपलोड होता है 21 तारीख को शाम को 4 बजे। आपको बता दूं 176 पन्ने का ऑर्डर है, वो अगले दिन 21 तारीख को अपलोड होता है। लेकिन 20 तारीख को जिस समय ऑर्डर पास हो रहा था उसी समय उत्तराखंड की कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करती है कि हल्द्वानी के इस रेलवे के मसले में राज्य सरकार का कोई कानून आड़े नहीं आएगा। तो क्या राज्य सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठता? इसका मतलब राज्य सरकार ने मान लिया कि रेलवे की जमीन है, रेलवे वर्सेस आप लोग हैं, कोर्ट ने मान लिया कि रेलवे की जमीन है, खाली करो। तो सरकार तो की भूमिका तो इसमें एक तरह से बाहर हो गई सरकार। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ
कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा के इस मसले को उत्तराखंड में एक प्रयोग की तरह देखा जा रहा है, जो कि बुलडोज़र संस्कृति की बात हम लोग तमाम चैनल्स पर करते हैं, तमाम अखबारों में ये डिबेट का हिस्सा रहा है, यहाँ तक कि अब अदालतों के अंदर भी इस बात को, अभी एक लाइव वीडियो आई थी इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की लाइव वीडियो आई थी, वहाँ भी जज साहब ने ये कहा था कि अगर आप किसी का कोई जुर्म है तो उसका घर तोड़ देंगे। तो ये जो बुलडोज़र संस्कृति है वो तमाम देश से होते हुए अब उत्तराखंड आ पहुंची है और हल्द्वानी का बनभूलपुरा इसका एक प्रयोग का हिस्सा बनाया जा रहा है। चलिए अब आप लोग हाँ बताइए कुछ करो। जब हम लोगों से सवाल किया जा रहा है तो सरकार से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? जब हमें आम जनता से सवाल किया जा रहा है, सरकार से भी तो सवाल होना चाहिए ना कि जब हम लोगों को, जब यहाँ हम लोगों ने मकान टैक्स दिए, बिजली का बिल दिया है, सब कुछ दिया है, तो फिर हम लोगों के साथ ऐसी ही नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? जब हम लोगों में एक आए, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, तो हम लोगों में फ़र्क क्यों किया जा रहा है? हम लोगों में नाइंसाफ़ियाँ क्यों पैदा की जा रही हैं? हम लोगों को क्यों लड़वाने की कोशिश की जा रही है? सर, जब हमारे सर से छत छीनेगी तो हम लोगों को तो बुरा लगेगा। हम लोग आज रोड पे उतरे तो इसलिए उतरे। हम लोगों की दरखास्त है, अगर हमसे सवाल किया जा रहा है तो सरकार से भी सवाल किया जाए कि इतने सालों से उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अगर ये रेलवे की ज़मीन थी, उनका था, तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मकान यहाँ क्यों बनने दिए? इतना पैसा हम लोगों ने यहाँ अपना इन्वेस्ट किया। अब हम लोग इस एज में आके हम लोग जॉब करने वाले हैं, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, और हम लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? मेरा सरकार से कहना, अगर हमारे साथ हम लोगों से सवाल किया जा रहा है तो सरकार से भी सवाल होना चाहिए, उन लोगों से भी सवाल जवाब होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम लोगों को हमारी जगह क्यों नहीं दी जा रही है। बहुत बुनियादी सवाल इस बच्ची ने कहा कि अगर आज सरकार, उत्तराखंड सरकार ने हाथ खींच लिया कि रेलवे की ज़मीन है और हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, अब बुलडोजर चलने की तारीख तय। इस बच्ची ने का सवाल यही है कि अगर ये रेलवे की ज़मीन थी तो सरकार ने ऐसी इमारतें स्कूल से लेकर अस्पताल कैसे बनाया, जो सरकारी इमारतें हैं? सरकार ने और नगर निगम ने दशकों तक इनसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स क्यों लिया? फ्री होल्ड क्यों किया? फ्री होल्ड है ना? फ्री होल्ड और पट्टा क्यों दिया? उसके बाद शत्रु संपत्ति का ऑक्शन भी है, कुछ पेपर दिखा रहे थे, ये सब क्यों हुआ? फिर तो ये दशकों पहले तय हो जाना चाहिए था सरकार और रेलवे के बीच कि ये ज़मीन रेलवे की है, यहाँ सरकार का कोई भी उस तरह से दखल नहीं होगा, और सरकार न ये सरकारी इमारत बनाएगी, न स्कूल और कॉलेज बनता, न अस्पताल बनता, न नगर निगम ऐसे हाउस टैक्स का रसीद काटता, न किसी भी तरह। फिर लोगों को भी पता होता है कि ये रेलवे की ज़मीन अतिक्रमण है, हमने किया तो अपने रिस्क पर किया और हमें यहाँ से किसी समय बेदखल किया जा सकता। लेकिन अब दशकों बाद ये बात आई है, बहुत सारी बातें इन लोगों ने बताई, इससे समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों, और इसके लिए क्या उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो सिस्टम जिम्मेदार नहीं है जो दशकों तक सब कुछ यहाँ सहभागी रहा? यहाँ हर तरह की सुविधाएं, सैनिटेशन है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सिविल लाइन भी यहाँ भी डाली गई। सर, अगर ये रेलवे का था तो यहाँ सिविल लाइंस क्यों डाली गई, क्यों डलवाई गई? हम लोगों से, हमारे वहाँ सिविल लाइन भी डलवाई गई, स्कूल्स हैं, सब कुछ है, हर चीज़ का टैक्स हम लोगों से लिया जा रहा है। अगर हम लोग एक महीने का भी अगर टैक्स नहीं देते तो हमारी बिजलियाँ कट कर दी जाती हैं, पानी बंद किया जाता है। तो सर, ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि उन लोगों ने हमसे टैक्स क्यों वसूल किया अभी तक हम लोग किस चीज़ का टैक्स भर रहे थे? अगर ये ज़मीन रेलवे की थी तो हम लोगों से टैक्स क्यों वसूल किया गया है अब तक? हमारा सरकार से ये सवाल है, जब हमसे सवाल हो रहा है तो सरकार से भी ये सवाल होना चाहिए। और ये बच्ची ने जैसे कहा, ये बच्ची इसी स्कूल में पढ़ी है जो पीछे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, ये सारी बच्चियां इसी स्कूल में पढ़ी हैं, और बार बार मैं कहूँगा ये स्कूल सरकारी है। तो बाहर से लग सकता है कि इंक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण हुआ, 30 साल 20 साल 40 साल में कर लिया और सब ने 2 मंजिला इमारतें बना ली। लेकिन क्या उत्तराखंड सरकार ने भी रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण करके स्कूल और हॉस्पिटल खड़े कर दिए और हर तरह के वो सरकारी इंतजामात कर दिए जो किसी भी रेगुलर कॉलोनी में होती है? वजह यह है नजूल की ज़मीन, दशकों से इनका रहना, और नजूल पॉलिसी के तहत जिनको जैसे लाभ मिला वो लाभ दिया गया। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपको मेंशन कर दूं, जब भी रेलवे का मसला आया है जनहित याचिका में आया है, उसके अलावा कभी भी रेलवे अपनी बात को कहने के लिए कोर्ट में नहीं गई कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि इंडियन कानून का एक सीधे एक सिद्धांत है कि जब मैं दावा करता हूँ तो साबित मैं करूँगा। आप यहाँ से करीब में ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाइए, और रेलवे स्टेशन जिस जगह पर बना हुआ है उनके पास सिर्फ उस जगह का 1894 के हिसाब से अधिग्रहण कानून एक था, तो उनके पास गजट नोटिफिकेशन है। बाकी जितनी भी जगहों पर वो दावा करता है उनके पास कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है। इसको मैं एक बात और आपको मेंशन कर दूं, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के लोगों ने सन 2017 में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया था तो चीज़ें थम गई थी। सूचना अधिकार लगता है रेलवे इज्जत नगर,
रेलवे इज्जत नगर में एक सूचना अधिकार लगाया जाता है, 3 सवाल उसके अंदर होते हैं कि इस ज़मीन पर रेलवे का प्रोजेक्ट क्या है। दूसरा सवाल होता है कि आपके पास इसके स्वामित्व के दस्तावेज हैं या नहीं है। 36 महीने की सूचना अधिकार याचिका चलती रही। कोरोना काल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लिया जाता रहा। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रेलवे इज्जत नगर ने जो इनको लिख कर दिया है क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन को, वो ये कहा है कि 4 पृष्ठ भूमि प्लान के अलावा हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे सूचना में भी अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं देता। ये एक बड़ा सवाल है कि रेलवे के पास स्वामित्व का कोई कागज, जो ये लोग कह रहे हैं स्वामित्व का कोई कागज आप लोग कह रहे हो कि नहीं है? कोई नहीं है। 78 एकड़ का कोई नोटिफिकेशन 29 एकड़ पे कोई विवाद नहीं है। नहीं, ना तो एक बात आपको बता दूं, ये 29 और 78 की बात जो आ रही है, ये रेलवे नहीं अपने एफिडेविट में कहा है। उसकी 1 इंच भी जमीन यहाँ पर नहीं है। 1 इंच भी जमीन, अगर 1 इंच कैसे नहीं 1 इंच होगी? जहाँ से पटरी जा रही है वहाँ तो नहीं, वो जो ट्रैक है उसके पास 32 एकड़ का नोटिफिकेशन है, जिस पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जिस पर ट्रैक बिछा हुआ है, उसका तो है, उस पर कोई सवाल नहीं है। भाई जो पटरी है उस पर ट्रेन चलने से कभी किसी ने रोका नहीं है। उसके दोनों तरफ भी होता है कुछ नहीं, वो उसके 45 फीट और 70 फीट उसके अंदर इनके खंबे लगे हैं और ये पीछे रेलवे ने अपनी दीवार भी कर रखी है। तो ये 50 फीट होता है, तो ये 50 फीट लाल कुआं से 50 फीट ले रहे हैं और यहाँ से काठगोदाम से 50 फीट ले रहे हैं। यहाँ 800 फीट क्यों चाहिए? सवाल है यहाँ 800 फीट क्यों चाहिए? सवाल यही है कि यहाँ 800 फीट क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर 800 फीट चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि पटरी, मैं एक बार वो रिपीट करूँगा, 840 फीट दूरी पर पटरी थी। जब 1923 में जब यहाँ पर बाढ़ आई 1923, फिर उसके बाद 1948 में 2 बार बाढ़ आई, फिर उसके बाद 1992 में जब बाढ़ आई, हाजी अब्दुल मलिक साहब ने इसका काम किया था। ये पटरी 3 बार यहाँ पर आई है और जब जहाँ पर ये है इस टाइम ये अपनी लास्ट हद पर है, अपनी लास्ट हद पर। रेलवे पटरी, एक सेकंड रुके, रेलवे पटरी वाली जो एक बात कर रहे हैं, मैं उस ट्रैक पर था रेलवे फाटक के पास। इन लोगों का तर्क है, आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि कई किलोमीटर इधर कई किलोमीटर इधर रेलवे की पटरी से 45 फीट तक 45 फीट तक रेलवे की ज़मीन है, ऐसा रेलवे ने अपना जो भी मार्किंग की है। और लेकिन सर उसका एफिडेविट है, 1 मिनट, रेलवे का एफिडेविट भी है। लेकिन जो ये कॉलोनी है यहाँ पर 800 फीट तक रेलवे कर रही है ज़मीन है। मतलब जैसे ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ा और फिर यहाँ स्ट्रेट चला गया। तो पटरी के इस तरफ, मतलब सड़क के इस तरफ ये बस्ती है, वहाँ 800 फीट रेलवे अंदर आ रही है ट्रैक से, रेलवे के दावे के मुताबिक। और सड़क के उस तरफ वो बाकी बस्ती है, वो 45 फीट रेलवे करी। तो ये एक सवाल इनका, और ये समझना, मेरे लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक ट्रैक सीधी आ रही है, वहाँ से 45 फीट ऐसे रेलवे की ज़मीन है, बीच में ये ज़मीन यहाँ 800 फीट तक आ जाती है और फिर ऐसे जाकर फिर 45 फीट पर चली जाती है। वही इसका जिक्र कर रहे हैं। अब इसका जवाब रेलवे दे सकता है। इस मामले में आपको मैं एक बात और मेंशन कर दूं, इसी मामले में ये जो हम मालिकाना की बार बार बातचीत आ रही है कि इस पूरे इलाके में इनका जो दावेदारी है वो कागजों में कितनी पक्की है। इस पूरे मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट उत्तराखंड में अभी भी लंबित है और इस पूरे मसले में जो ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ एक याचिका अभी भी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन वाली बात जो है कि जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन का इलाका है, उसका नोटिफिकेशन तो है, लेकिन इस पूरी जमीन का दावा जो रेलवे करता है उनके पास इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं है। अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, हमें पूरी उम्मीद है जो सर्वोच्च न्यायालय पे कि हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मैंने इनसे ज़्यादा बात की, बहुत सारे लोग दर्शक ये भी कहते हैं कि एक ही आदमी से ज़्यादा बात करते हो, शायद दूसरी बार भी की। उसकी वजह ये भी होती है कि ये चूंकि पत्रकार हैं, पूरी बात को समझा के बोल पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कागज है समझते हैं चीज़ों को, लेकिन उस ढंग से सीक्वेंस में नहीं बता पाते, इसलिए मैंने इनसे ज़्यादा बात की, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा मामला है कि समझ में नहीं आता। चैनल्स कह रहे हैं वहाँ लैंड जिहाद हो रहा है, शाहीन बाग की तरह वहाँ आंदोलन हो रहा है और ये ज़मीन जिहाद है, तरह तरह की खबरें चैनलों पर चलने लगी है। तो मैं इसलिए समझने आया हूँ, मुझे भी समझना होगा, और इसलिए मैंने इनसे या ऐसे कुछ लोगों से बात की जिससे आपको भी समझ में आए। एक बात फिर मैं कहूँगा, हाँ, ये ज़मीन सरकार के स्वामित्व वाली नजूल की ज़मीन थी, और जैसा ये लोग कह रहे हैं हल्द्वानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही नजूल, इसमें एकड़ का गजट नोटिफिकेशन है। हाजी अब्दुल मलिक साहब जो गए हुए हैं दिल्ली, 31 एकड़ का गजट नोटिफिकेशन है जो उन्होंने कार्य, ये जो रेलवे की दीवार हुई है, ये उन्होंने। इसमें एक चीज और मैं मेंशन, अब आप कम मेंशन करो, नहीं, बस मैं एक चीज और इसमें शामिल कर दूं कि जो ऑर्डर है ये अब पूरे शहर और राज्य पर एक खतरे की तरह मंडरा रहा है। वो ऑर्डर, वजह यह है कि जिस हल्द्वानी में 70% जमीन को
नजूल बताया गया, तो जिस रजिस्टर में पूरी हल्द्वानी की 70% नजूल जमीन लिखी है, यहाँ की भी लिखी है, अगर ये नजूल नहीं है फिर वो भी नजूल नहीं है, क्योंकि अगला पिछला आदेश अगले मामले के लिए नजीर हो जाता है। चलिए ठीक है, इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो आप लोग फिर प्रदर्शन में जा रहे हो कहीं? तो रोज आप लोग पढ़ाई रोक के प्रदर्शन कर रहे हो? सर पूरा सुबह से शाम तक हमारा मैं तो क्योंकि जॉब करती हूँ, तो मैंने 1 हफ्ते से अपनी जॉब की छुट्टी ली हुई है सिर्फ इसी वजह से कि मैं यहाँ पर अच्छे से अपना, क्योंकि मेरा घर है और मैं अपने मेरे घर का हर एक बंदा, आधे लोग उधर हैं आधे इधर है और मैं इधर आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ अपनी बातें बोलनी। तो जॉब से छुट्टी लेकर आप प्रदर्शन में बैठे हो? मतलब विरोध प्रदर्शन। और सर ये जो जॉब से छुट्टी लेकर आप भी जॉब करते हो? जी मैं भी जॉब करती हूँ। अच्छा। 1 हफ्ते से हम लोग छुट्टी पर हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग बार बार वहाँ जाके रिटर्न हो जाए। हम लोग यहाँ पे रेगुलर ही अपने हक के लिए बैठ रहे हैं आकर के। मोर्चा भी हम लोगों ने, कैंडल मोर्चा भी निकाला था हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ डेली यहाँ आकर के बैठ रहे हैं अपने हक के लिए। तो चैनल वाले कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना रहे हैं लोग यहाँ। ये सर ये सब उनकी, हम लोग सर अपने हक के लिए लड़ेंगे, ये सब उनकी चाल है सर। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम शाहीन बाग ही बनाएंगे, फिर हम यही करेंगे सर। अपने हक के लिए तो हमें आवाज़ उठानी ही है ना। होना इसका मतलब ये नहीं है उसे शाहीन बाग बनाएंगे, ये हम सबका साथ है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए हम लोग एक साथ हैं। शाहीन बाग वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे देखिए आप कितनी पब्लिक है, क्यों है? अपने हक के नहीं है। सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? अगर इनमें पढ़ाना ही नहीं था, हमें बनाई क्यों? इतनी इमारतें रखी क्यों आपने? रखते नहीं आप, तो सिंपल बात है। अगर की बात चल रही है कि मुसलमान, ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू 10% ही है, मुसलमान है, और मुसलमान ज़्यादा मतलब भड़काऊ में आके बोल दे रहे हैं कि हम यहाँ मुसलमान हैं इसलिए हो रहा है। तो बात ऐसा नहीं है। बात जैसे कि अभी मेरे भाई ने बोला है कि लाल कुआं से और काठगोदाम से 50 फीट मांग रहे हैं और यहाँ से 800 फीट मांग रहे हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, हमें इसलिए ऐसा लग रहा है, हम खुद को इसलिए खुद टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हो मुसलमानों के साथ रहा है। मैंने माना कि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ रहते हैं मुसलमान। और अगर देखा जाए तो अदर्स कंट्रीज़ जो होती है ना, वहाँ पर ज़ोर से कोशिश की जाती है कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं उनको कैसे हम लोग सेटल करें, एक छत दें। यहाँ पर तो कुचल दे रहे हैं, बिना सोचे समझे कुचल दे रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, उनको बिना सोचे समझे क्या चल रहा है ये इंडिया में। इंडिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारे इंडिया के लोग थोड़ा आगे बढ़े। चाहे वो भले से हिंदू मुसलमान है, हमारा नाम तो इंडिया का ही हो रहा है ना, तिरंगा तो इंडिया का ही फहरेगा। हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे या ईसाई करे। तो यहाँ पर ही जो कीड़ों की तरह कुचलना चाहते हैं, यहाँ पर बिना सोचे समझे बिल्डोज़र ले आएंगे। मतलब सरकार में कहीं ना कहीं तो ये मतलब रूल्स होगा ना कि जो लोग ऐसे उनके लिए भी कुछ करना करना हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो ऐसे लोग हो, चाहे अतिक्रमण बोल रहे हैं अगर हमको, तो ऐसा कोई ना कोई तो रूल होगा यहाँ पर कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए यहाँ पर। तो सबसे बड़ी मेरी बात ये, मुसलमान खुद को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोल रहा है कि मुसलमान, लेकिन हम लोग खुद को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें कि सिर्फ हमारी वजह से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब 90% मुस्लिम ही आबादी है। हमारे हक में आएगा, हमें सुप्रीम कोर्ट का पूरा भरोसा है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे हक में ही आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह। कोई टेंशन हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा अपने साथ के लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। चलिए अब इसको वीडियो को खत्म करते हैं। मैं 2 शब्द आपको और बताना चाहूँगा इस टाउनशिप के बारे में। आप देख रहे होंगे ये सीधी स्ट्रेट पैरेलल बिल्कुल लाइनें बनी हुई हैं। ये सर हेनरी रैमजे कॉम कमिश्नर हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो 1800 समथिंग में उन्होंने प्लान टाउनशिप करी है ये। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एरिया में जाके एनक्रोच करके प्लान करेगा किसी टाउनशिप को। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। अब चूँकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और चूँकि हल्द्वानी से जो तस्वीरें आ रही थी, जो मैं देख रहा था, वो बहुत चिंतित और परेशान करने वाली तस्वीरें थी। और एक ऐसा तबका, ऐसी बस्ती जहाँ के लोगों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनकी आवाज़ उठाने की बजाय अगर चैनल्स या मीडिया के लोग कहने लगे हैं कि ये लैंड जिहाद है, ज़मीन जिहाद है या देशद्रोही लोग हैं, तो मुझे लगता है वहाँ जाकर वहाँ की हकीकत भी बतानी चाहिए। मेरा मकसद ये था ताकि आपको समझ में आए। और साथ में ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि है तो अतिक्रमण, है तो सरकारी ज़मीन, तो फिर अतिक्रमण की बात करेंगे तो उसकी पॉलिसी, नजूल पॉलिसी और लैंड पट्टा वो सब लोगों ने दिखाया। और वैसे अगर दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ अगर देखेंगे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बस्तियाँ, बड़े बड़े मोहल्लों में, बड़े बड़े बंगलों में कहाँ कितना अतिक्रमण करते हैं, जहाँ कभी बुलडोज़र नहीं चलता। लेकिन यहाँ बुलडोज़र अगर चलता है तो वजह आप बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।